पुस्तक के अंदर आज जो रेड कार्ड है वो 2006 में मैंने छपवाया था, और उसी के कारण से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मेरे ऊपर अनेक जगह पर केसेस किए थे। उस समय पे हीरो होंडा की करिश्मा गाड़ी दी जाती थी, जिसका मुझे लगता है कि 1,75,000 की गाड़ी थी। और कई बार तो ऐसे होता है कि मुस्लिम लड़कियां ही उसकी फ्रेंड बन जाती है, फिर अपने भाई के साथ दोस्ती करवाना। और ये तो हमें तो प्रश्न ये होता है कि जो अपनी सगी बहन के भाई नहीं बन सकते हैं, वो हमारी बहनों के कैसे भाई बने? एक साल में हमारे यहाँ पर 12 लाख लड़कियां मिसिंग होती हैं। हमारे यहाँ पर इतने महिला सांसद है, एक भी महिला सांसद इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाती है कि इतनी सारी मिसिंग लड़कियां जो होती है वो जाती कहाँ है। धर्म को यदि हम बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटी मुसलमानों पर अत्याचार होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। वो चाहे महाराष्ट्र में हिंदी मराठी का विवाद हो, या फिर कांवड़ रूट पर बवाल करने का मामला हो, चाहे फिर कुछ ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना हो जिसकी सच्चाई सबने एक वक्त सामने देखी थी। तो ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिनसे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा भी देश की तमाम और बातों पर चर्चा करेंगे, हिंदुत्व पर बात करेंगे। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। जी नमस्कार। आपको हिंदी बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। महाराष्ट्र से भी आप आ रहे हैं, और मराठी भी हमने देखा भी कि अच्छा बोल रहे थे आप। तो हिंदी प्रदेशों में आकर हिंदी बोलने की में कोई प्रॉब्लम होती नहीं आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो भाषाएं हैं, जितनी भी भारत की भाषाएं हैं, उन सभी के प्रति हमारे मन में सम्मान, प्यार और ये होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम कहें तो एक समय था कि आज हम देख रहे हैं कि बंगाल से बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश बना वो बंगाली भाषा के अस्मिता के ऊपर बना। लेकिन आज वहाँ की स्थिति यदि देखेंगे तो वहाँ पर जिस तरीके से उर्दू को लाया गया और बंगाली को समाप्त करने का षड्यंत्र हुआ, वहाँ केवल बंगाली समाप्त नहीं हुई, बंगाली के साथ में बंगाली बोलने वाले हिंदू भी समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो अंतिमतः तो हर जगह पर अरेबिक और उर्दू का ही राज उनको लाना है, और उसके लिए हमारे बीच में जितने चाहे झगड़े हो, जितने चाहे विवाद हो, करने का प्रयास उनका चल रहा है। और इसलिए मैं ऐसे मानता हूँ कि चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा हो, हर भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी संस्कृत से उद्भव हुई भाषाएं हैं। इसलिए पिछली जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उस सेंसस में एक प्रश्न मुझे पूछा गया था कि आपकी भाषा कौन सी है। तो मैंने उसमें अपनी भाषा संस्कृत को कहा था। तो उसमें मुझे जो सेंसस करने वाले थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या संस्कृत में आप बात कर सकते हैं। मैंने कहा जितने मैं स्तोत्र बोलता हूँ सारे संस्कृत में हैं, जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ है सब संस्कृत में है, भगवद गीता के श्लोक में बोलता हूँ संस्कृत में है, और मेरे मराठी भाषा के लगभग 80% से अधिक शब्द जो है वो संस्कृत में है। तो जब इतने सारे शब्द यदि संस्कृत से आते हैं तो मुझे संस्कृत नहीं आते ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने मेरी मातृभाषा है वो संस्कृत उन्होंने लिख करके ली थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज तमिल हो, बंगाली हो, उसमें अधिकतर सारे जो शब्द आते हैं वो संस्कृत शब्दावली से ही आते हैं। सिर्फ लहजा या बोलने की जो शब्द है उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन राजनीति जहाँ पर आती है वहाँ पर तो अपनी अपनी रोटी सेकने का प्रयास होता है, और वहाँ पर जहाँ पर भी हो वहाँ पर विभाजन देखते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव लास्ट टाइम जो लड़ा गया
वो आदरणीय योगी जी के शब्द के ऊपर लड़ा गया, बटोगे तो कटोगे। तो मेरा इस भाषा के बारे में भी फिर यही कहना है कि इसमें भी बटोगे तो निश्चित रूप से कटोगे। लेकिन जो लोग भाषा की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मराठी अस्मिता की बात है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। देखिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ये आवश्यक है, लेकिन उसके लिए कुछ कालावधि होना चाहिए। जैसे मैं उत्तर भारत में आया हूँ तो यहाँ पर हिंदी सीखने के लिए मुझे एक अवसर मिलना चाहिए, उसके लिए समय होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पर जैसे हम, अब मैं गुजरात में जाऊँगा तो मुझे गुजराती तो समझ में आनी चाहिए। मैं कर्नाटक में जाता हूँ तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा मुझे समझ में आनी चाहिए। तो हर एक जगह पर इसकी आवश्यकता तो होगी ही। तो वहाँ की अस्मिता के दृष्टिकोण से, और मराठी कोई अलग भाषा है ऐसे नहीं है, लेकिन आज राजनीतिक स्तर पर जो है कि उसके लिए मारना पीटना या ये जो चीज़ें हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप हर एक भाषा सीख सकते हैं। आप वहाँ पर सेंट जेवियर्स में आप पढ़ोगे तो आप फ्रेंच सीखते हैं, लैटिन सीखते हैं, वहाँ पर जर्मन सीखते हैं, तो मराठी भाषा सीखने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ कांड हुआ जी, जब मीरा रोड पर खुलेआम उस शख्स को मारा गया, उसकी तो मान लीजिए उसको नहीं आ रहा था, लेकिन किसी को आप मार तो नहीं देंगे, पहली बात। जी। दूसरी बात, उसके बाद एक और बहस छिड़ गई कि आपने उस गुजराती या मारवाड़ी दुकानदार को तो मार लिया, लेकिन भिंडी बाजार में जाकर किसी मुसलमान से आप उर्दू बुलवा कर दिखा दीजिए। हमारे रिपोर्टर गए, उन्होंने पूछा, कह रहे नहीं आती तो नहीं बोलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं थप्पड़ मारे फिर दिखाते हैं, उनको जवाब कैसे मिलता है। नहीं, और आप भिंडी बाजार की ही बात कर रहे हैं, उससे पहले मुझे लगता है 6-7 महीने पहले की घटना है कि इसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो मुमरा में, मुमरा भी मुस्लिम बहुल ही क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर के उसने एक सब्जी वाले को कहा कि तुम्हें मराठी क्यों नहीं आती है, तुम यहाँ पर व्यवसाय करते हो तो तुम्हें मराठी आनी होगी। तो उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसको कान पकड़ करके उसको माफ़ी मांगनी पड़ी वहाँ पर। तो मेरा सवाल वही है कि फिर ऐसी जगह पर जाकर के आप क्यों, यदि इतना ही मुद्दा है तो वहाँ पर भी जाकर के तो होना चाहिए ना। तो ये जो घेटोज जो बने हैं या ये जो नो गो एरियाज बने हैं कि वहाँ पर हमारी ही बात चलेगी, हमारी ही सारी प्रचार चलेगा, हमारा ही विचार चलेगा, ये जो चल रहा है ये तो राज्य के दृष्टिकोण से खतरनाक है। वही बात हो रही है कि आप सब्जी वाले, ठेले वाले, दुकान वाले को तो मार रहे हैं मराठी ना बोलने पर। हिम्मत और सलमान, शाहरुख, जावेद अख्तर से भी बुलवा के दिखवा लीजिए। जी, नहीं, इसकी आवश्यकता तो है ही। तो बड़े लोगों से ये लोग क्यों नहीं टकरा रहे हैं? अगर मनसे वाले हैं तो बड़े लोगों को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि अब हिंदी में फिल्में नहीं बनेंगी, केवल मराठी में ही शाहरुख खान बोल के फिल्म बनाएंगे? वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने देना चाहिए, क्योंकि जिस बात पर या जिस मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं तो इस पर तो उन्होंने उत्तर देना चाहिए कि ऐसे क्यों मानसिकता बनाई हुई है। लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर भाषा का सम्मान, हमारी जितनी मातृभाषाएं हैं हर एक का सम्मान होना चाहिए। और हमारे बीच में झगड़ा क्यों करना है, हमने भाषा के लेवल पर हमें क्यों लड़ना है एक दूसरे से? भाषा जो है वो है, तो उसके लिए हमारे बीच में लड़ाई होने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के परिवार से, और फिर आप जब हिंदी मराठी का विवाद कर रहे हैं तो मार भी किसको रहे हैं? हिंदुओं को ही। नहीं, और बाला साहब ठाकरे का ही यदि आप पुराना भाषण निकाल करके देखेंगे, उसके अंदर उन्होंने बहुत स्पष्टता से पहले कहा था कि उसके अंदर उन्होंने ये बात इसको रखा था कि जब मैं महाराष्ट्र में रहूँगा तो मैं मराठीवादी रहूँगा, जब देश की बात आएगी तो मैं हिंदू हूँ सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर मेरी भाषिक अस्मिता नहीं है। मेरे जो 100 करोड़ हिंदू हमारे हैं उनके लिए मैं बात करूँगा। इसके लिए तो जब अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा था यहाँ से हज के लिए एक हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। तो अमरनाथ यात्रा तो महाराष्ट्र में नहीं होती है, वो कोई मराठी व्यक्ति करते ऐसे भी नहीं है। तो ये जो भूमिका है, इस भूमिका से जो आज राजनीतिक स्तर पर पतन हुआ है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और हमें हमारी संस्कृति या इतिहास को यदि देखना है तो मुझे लगता है कि आद्य शंकराचार्य जी का जन्म यदि हुआ तो वो केरल के कालड़ी में हुआ। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, वो वाराणसी में गए, वहाँ पर मंडन मिश्र से उनका वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ। फिर वहाँ से शास्त्रार्थ करके उन्होंने अपना अंतिम समय जो है वो कश्मीर में बिताया। आज भी शंकराचार्य मंदिर कश्मीर घाटी में है। तो एक शंकराचार्य
केरल से निकल करके पूरे भारत में भ्रमण करते, और उस समय पे कोई हवाई जहाज, वंदे भारत कुछ नहीं था। तो ऐसे समय में हर जगह पर जाते हैं, हर जगह पर शास्त्रार्थ करते हैं, हर जगह पर अपने विचार, अपना हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो वहाँ पर वो समझाते हैं सभी को। तो इनका आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। ये राजनीतिक स्तर पर आज हम देख रहे हैं तो ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है हिंदुत्व के नाम पर। अब महाराष्ट्र से ही एक ऐसी खबर जिसने, मुझे लगता है कि हर एक को उससे सचेत भी होना चाहिए। दरअसल मालेगांव में हिंदुओं को नौकरी का लालच देकर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए। इस मामले में केस दर्ज हुआ तो आरोपी सिराज फरार हुआ। बाद में जब रियल खाता धारक जो था उसने पता किया तो ये चुनाव के टाइम पे उसके अकाउंट से बहुत पैसा निकाला गया, ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसको अब वोट जिहाद से जोड़ा जा रहा है कि क्या ये इस तरीके का लालच देकर पैसा निकालकर वोट जिहाद किया गया। देखिए, ये वोट जिहाद का जो मुद्दा है, अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी उस कालावधि में रखा हुआ है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस वोट जिहाद के मुद्दे को महाराष्ट्र में रखा है। और जहाँ की मालेगांव की आप बात कर रहे हैं, उस मालेगांव का ही यदि उदाहरण देंगे तो वहाँ पर हमारे पहले जो संरक्षण राज्य मंत्री थे और उनके सामने शोभा बच्छाव जो कांग्रेस के द्वारा थी, तो इनका जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में करीब करीब मुझे लगता है 5-6 जो तालुका प्लेसेस है वहाँ पर उनको मेजॉरिटी थी बीजेपी कैंडिडेट को। और शोभा बच्छाव को जितने भी मतलब लगभग 99% जो वोट मिले हैं वो मालेगांव में मिले हैं। और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इतने अधिक वोट मिले कि उनके 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अधिक मत थे वो उसको क्रॉस करके वो चुन करके भी आ गए, उसके वोट ज़्यादा हो गए, सरप्लस हो गए उसमें। तो ये जो मुद्दा है ये निश्चित रूप से वोट जिहाद दिखाता है कि, और ये केवल एक जगह पर हुआ ऐसे नहीं है, ऐसे कई सारे जगह है। मुंबई के अंदर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मुंबई का चुनाव है, तो नॉर्थ ईस्ट मुंबई का जो चुनाव है मिहिर कोटेचा ने जहाँ से लड़ा था, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से वहाँ पर गोवंडी, शिवाजी नगर, चिता कैंप और ये जो है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही वोटिंग हुआ है। और वोटिंग का पैटर्न एक ही है कि बाकी जगह पर उनको बहुमत है, सिर्फ एक शिवाजी नगर का ही वोटिंग इतना हुआ है कि 5 जगह का उनका जो सरप्लस था वो निकल करके वो हार गए वहाँ पर। यही बात राहुल शेवाड़े शिवसेना के जो थे उनके साथ भी हुआ है। चिता कैंप और जो धारावी कहते हैं, तो धारावी में इतना वोटिंग उनको हुआ कि जिस कारण से बाकी सब जगह पर उनको मेजॉरिटी है लेकिन वो चुनाव हार गए। तो इन पैटर्न को यदि हम देखेंगे तो ये पैटर्न, ये वोट जिहाद का पैटर्न है। और इस लेवल पर, और मुझे लगता है कि ये किसी कांग्रेस या किसी कैंडिडेट ने उस समय पे कहा था कि हम वोट जिहाद करेंगे। आप यदि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ये जब 2024 हमारा वोटिंग मशीन का जब मुद्दा था कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज कर रहे हैं तो हम वोट जिहाद करेंगे। तो ये जो इन मुद्दों को यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत स्पष्टता से सामने आता है। और इसलिए वोट जिहाद का ये जो पैटर्न है ये बहुत भयंकर है। और लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट वहां पर कटवा दिए गए, ऐसे वोट जुड़े जो कि बीजेपी को फेवर कर सकें। वो वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं विधानसभा चुनाव की। देखिए, अब ये ऐसे सवाल उठाना राहुल गांधी की मतलब जो उनकी बौद्धिक क्षमता है या जो कारण बताते हैं तो वो उससे बहुत स्पष्ट होता है कि उनके जो मुद्दे उठाने हैं, आपके पास कोई तथ्य है, आपकी राजनीतिक पार्टी है, वहाँ पर आपने ये मुद्दे सब सामने रखने चाहिए। जहाँ पर आपके कैंडिडेट चुन करके आए हैं तो वहाँ पर भी आपने ये करना चाहिए कि भाई इतने सारे वोट आए क्यों हैं और कैसे आए हैं वहाँ पर। आज वायनाड का उदाहरण लेंगे तो वायनाड में भी जिस तरीके से उनको वोट आया है
वो भी तो सबको पता है कि वायनाड के चुनाव के दरमियान सबको पता है वहाँ पर भारत का तिरंगा उनकी मोर्चे में नहीं लगाया जाता था, वहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हरा झंडा होता था। तो भारत का तिरंगा क्यों नहीं लगाया जाता था, क्या कारण था उसके अंदर? इन प्रश्नों के तो उत्तर नहीं दे रहे। भारत जोड़ो कह रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भारत का तिरंगा ही कहीं नहीं है उनके सामने। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बातों की अपेक्षा आज सरकार को ये वोट जिहाद का यदि पैटर्न बन रहा है तो इस पैटर्न को तोड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए आज जब सरकार है तो ऐसे जहाँ पर इलीगल वोटर्स आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं या जो भी रोहिंग्याज आ रहे हैं, तो हर कोई जानता है कि मुंबई के अंदर बांग्लादेशी थे। इसी राज ठाकरे ने मुंबई में सभा की थी जहाँ पर रजा अकादमी के द्वारा दंगा किया गया था कुछ वर्ष पहले, और ये सारे वहाँ पर तो बांग्लादेशी पासपोर्ट मिले थे। तो ये बांग्लादेशी वहाँ पर आकर के जो बस रहे हैं, इन बातों पर तो आना चाहिए कि भाई मीरा रोड में कहाँ से नया नगर कहाँ से बस गया, बहरामपाड़ा कहाँ से आ गया, बहराम बाग कहाँ से हो गया, ये अभी जो मालवनी में जो वहाँ का जो मिनिस्टर था तो उसने शिवसेना का मिनिस्टर टिप्पू सुल्तान गार्डन वहाँ पर बनाया। इसका विरोध करने के बाद वो नाम कैंसिल हुआ, लेकिन टिप्पू सुल्तान के नाम से गार्डन कैसे बन सकता है मुंबई में? तो इन चीज़ों को वहाँ पर नवरात्रि, उसने कहा कि नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नवरात्रि नहीं हो सकती है, तो मुंबई में ही नवरात्रि नहीं हो सकती है, ऐसे कहाँ से आ गया? तो इन बातों को जब हम देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वोट जिहाद का जो पैटर्न है ये बहुत स्पष्टता से सामने आता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से एक और जिहाद, लव जिहाद का बहुत चर्चा होती है उत्तर प्रदेश से। इस वक्त एक जमालुद्दीन बाबा करके जो बहुत चर्चा में है जी, जिनके खुलासे हो रहे हैं तो मतलब हैरान कर देने वाले हैं जी। फिर वो धर्म परिवर्तन कराने का ठेका, लड़कियों को विदेश अरब देश भेजने का ठेका लेते थे। तो ये जो लव जिहाद वाला है बीमारी है जी, इससे कैसे निपटाया? देखिए लव जिहाद के लिए दो तरीके से प्रयास होना चाहिए। एक तो इनको जो फंडिंग होती है, तो आज ये बहुत स्पष्टता से सामने आया है, वो जो छंगुर बाबा कोई है कि जिसके द्वारा ये सामने आया है। मेरा भारत में सबसे पहले लव जिहाद का पुस्तक मैंने लिखा था, 2006 में मेरी पुस्तक पब्लिश हुई थी, और उसके अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पुस्तक के अंदर आज जो रेड कार्ड है वो 2006 में मैंने छपवाया था। और उसी के कारण से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मेरे ऊपर अनेक जगह पर केसेस किए थे, और आज हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हो चुका है। तो इन बातों को यदि हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये रेड कार्ड 2006 से पहले भी अवेलेबल था, कि जब वहाँ पर शाहीन फ्रंट था, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग फ्रंट थे, तो शाहीन फ्रंट जो था वो शाहीन फ्रंट इसके अंदर ये लव जिहाद का काम करता था। अब पीएफआई बंद हो गया तो उसी के अलग अलग आयाम अब ये चालू हो गए, फिर वो छंगुर बाबा हो, जंगुर बाबा हो, ये सारे उसमें से सामने आ गए। लेकिन पहले से ये पैटर्न है। मेरा इस पर रिसर्च, मैंने बहुत सारे केसेस इसको हैंडल किए थे, काउंसलिंग किए थे। इसके अंदर उस समय पे हीरो होंडा की करिश्मा गाड़ी दी जाती थी, जिसका मुझे लगता है कि 1,75,000 की गाड़ी थी, और हमने कई सारी जगह पर जाकर के रिसर्च किया था कि जिसके पास ये गाड़ी है क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या आर्थिक क्षमता है, ये इतनी है क्या। कई जगह पर हमने देखा था कि जिनको खाने के लाले पड़े हुए उनके घर के सामने जो है हीरो होंडा की करिश्मा गाड़ी है। तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, हर दिन उसको पेट्रोल कहाँ से मिल रहा है, हर दिन ये जो पैसा जो है उनको ये गिफ्ट देने के लिए कहाँ से आ रहा है। तो उस समय पे हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारी बातों को लोगों के सामने रखा, और इसके बाद में 8 राज्यों में लव जिहाद के विरुद्ध एंटी कन्वर्जन एक्ट भी बन गया। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कमी 2 जगह पर है। एक तो पहली बात है कि इतिहास में हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हमारी संस्कृति क्या इसमें अलग है, ये बताने की आवश्यकता है, जिससे हमें अपने बच्चों को हमारी संस्कृति पर गर्व हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यही बातें बताई जाती है। कल परसों भी जब आप 1,75,000 गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, आज तो दाम तय हो गया कि ब्राह्मण की लड़कियों के 30 लाख, जी, राजपूतों की 20 लाख, दलितों के 10 लाख तक के दाम तय। और मैं यही कह रहा हूँ, ये जो दाम जो आज आप बोल रहे हैं, ये मैंने 2006 में अपनी लव जिहाद की पुस्तक में प्रिंट किए थे। यानी ये उस समय से दाम का जो रेट कार्ड है, ये उस समय पे सिख लड़की को 7 लाख रुपया था सबसे ज्यादा,
ब्राह्मण लड़की को 5 लाख था, ओबीसी को 3 लाख था। तो ये सारा रेट कार्ड उस समय पे मैंने प्रिंट किया हुआ है। तो ये हम पैटर्न देखते हैं कि पैसा देकर के ये कन्वर्जन चल रहा है। और दूसरी बात यदि हम इसमें देखेंगे, एक तो अपना धर्म किसी को नहीं पता है। आज ये केरल की यदि आप उदाहरण देखेंगे, केरला स्टोरी में भी, ये फिल्म में भी आ चुका है कि वो यही बातें बताते हैं कि हाथी की सूंड वाला भगवान हो सकता है क्या, या बंदर का मुंह वाला भगवान हो सकता है क्या। और इन प्रश्नों के उत्तर ही हम नहीं दे सकते हैं। तो लोगों को लगता है नहीं, अपना धर्म ही कुछ तो उसमें कमियां है। और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमने हमारे धर्म शिक्षा वर्ग चालू किए, उसके अंदर साइंटिफिक रीजंस बताना चालू किए, बहुत सारी लड़कियों को काउंसलिंग किया हमने, और बहुत सारी बहनों को बचाने का। लेकिन ये एक षड्यंत्र करके बैठे हुए हैं और वो ताक में रहते हैं कि कैसे। और कई बार तो ऐसे होता है कि मुस्लिम लड़कियां ही उनकी फ्रेंड बन जाती है, फिर अपने भाई के साथ दोस्ती करवाना। और ये तो हमें तो प्रश्न ये होता है कि जो अपनी सगी बहन के भाई नहीं बन सकते हैं, वो हमारी बहनों के कैसे भाई बन अभी रहे तक हैं। कितना काउंसलिंग आपने हिंदू लड़कियों को किया होगा, कितना बचाया होगा? मैंने तो मतलब संख्या के आधार पर तो मैं अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों से 2006 से पिछले लगभग 19 वर्षों से काम कर रहे हजारों लड़कियों का काउंसलिंग हमने किया है। केरल में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा कार्य वहाँ पर ये होता केरल था। वाला जो मार्केट है क्यों नहीं टूट पा रहा है? देखिए, ये इसमें बड़ा मुद्दा ये होता है कि ये उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में प्रयास करते हैं, पैसा, फिर उनको गिफ्ट देना। और केवल इतना ही नहीं, इसके अंदर कई बार तो मंत्र तंत्र का उपयोग भी किया जाता है। कई सारे ताबीज हमें मिलते हैं कि जिन ताबीज़ों को वो पहनने के लिए देते हैं, आंखों में लगाने के लिए सुरमा देते हैं, और जिससे परिणाम हम ये देखते हैं कि लड़की जो है वो अपने माता पिता का सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। आमतौर पर एक विवाह करने के लिए कोई लड़की तैयार होती है तो वो अपनी 100 डिमांड रखती है कि उसका घर ऐसा होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, नौकरी ऐसे होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छे परिवार की लड़की वो सब्जी बेचने वाले के साथ, वो जो साफ सफाई का काम कर रहा है, गैरेज में काम कर रहा है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर वो एक के साथ दूसरा कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर तो पहले उसकी 2 शादियां होती है और फिर भी वो जाने के लिए तैयार होती है। तो ऐसे क्यों होता है, इन प्रश्नों का उत्तर भी तो खोजना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि गुजरात सरकार ने अभी लव जिहाद एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया जो पूरे देश में इसको स्वीकारना चाहिए। उस अमेंडमेंट में ये जो बताया गया कि आज मेरे लिए भी एक सवाल था कि जब लड़की 17 साल और 364 डेज की है तब वो माइनर है, उसे कोई अकल नहीं है, यानी उसने सारे प्रश्नों के लिए वो जिम्मेदार है अपने माता पिता के ऊपर। और वो 17 साल 365 डेज मतलब 18 साल की हो गई तो उसका सारा संविधान का ज्ञान आ गया, उसको सब अपना खुद का ज्ञान आ गया। अरे भाई, एक दिन में कहां से चेंज हो जाता है? तो इसलिए गुजरात सरकार ने अब उसके अंदर अनिवार्य किया है कि आप यदि इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो आपको 6 महीने पहले अपने माता पिता को बताना होगा, उनसे आपको परमिशन लानी होगी। किसी भी लड़की के माता पिता उसके विरोधी क्यों बनेंगे, उसका अहित क्यों सोचेंगे? ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र में भी अभी कल असेंबली में वहां पर विधानसभा में वहां पर अतुल भातखळकर जी है बीजेपी के विधायक, तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था लव जिहाद के विरोध में। तो उनको अभी सरकार ने कहा कि नहीं, हम ही इसके बारे में गवर्नमेंट बिल लाएगी, तो उन्होंने अपना बिल वापस लिया है। लेकिन ये हर एक राज्य में ये बनना आवश्यक है। और दूसरी रही बात, आप यदि इसका एनसीआरबी का डाटा निकाल लीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि एनसीआरबी का यदि आप डाटा निकालेंगे तो एनसीआरबी का डाटा यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो दिल्ली में ही है कि पूरे भारत में हर एक प्रकार के अपराध का वो विश्लेषण करता है। उसके अंदर आप मिसिंग गर्ल्स एंड मिसिंग वुमेन के आप संख्या निकाल लीजिए। एक साल में हमारे यहाँ पर 12 लाख लड़कियां मिसिंग होती है। तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां मिसिंग होती है तो जाति कहाँ है? और हमारे यहाँ पर इतने महिला सांसद है, एक भी महिला सांसद इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाती है कि इतनी सारी मिसिंग लड़कियां जो होती है वो जाति कहाँ है। तो इसके लिए मेरी सरकार से विनती है कि
लव जिहाद के नाम से एक्ट बने या लव जिहाद से संबंधित कोई एक्ट बने जिसके अंदर ये सारे केसेस को कैटेगरी करके उसके अंदर डालना चाहिए। जब ये नहीं होंगे तो वो वही दिखाते हैं कि प्रेम है, प्रेम था और वो उस जाल में फंस गई। तो इस कारण से ऑफिशियली लव जिहाद पर कोई केस ही नहीं बनता है। अब ऐसे ही एक और जिहाद, हलाल जिहाद की बहुत चर्चा होती है, ये क्या है हलाल जिहाद? देखिए, बेसिकली हलाल जो है, हलाल का कॉन्सेप्ट तो मुस्लिम जो मीट की पद्धति है या जो उनको मीट खाने के लिए जो तरीका बताया गया है उसके 5 रूल है। सबसे पहले जो पशु है वो यानी हलाल करने वाला मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा कोई व्यक्ति यानी हिंदू, सिख, ईसाई कोई हलाल नहीं कर सकता है, सिर्फ मुस्लिम हलाल कर सकता है। दूसरा है कि उस पशु की गर्दन मक्का के दिशा में करनी चाहिए। फिर उसने कलमा बोलना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और फिर उसकी गर्दन जो है वो एक ही घाव में उसने उसकी जुगुलर वेन और ये सब कट करना चाहिए और पूरा खून बहना चाहिए। उसके बाद जो मीट बचेगा वो हलाल मीट है। ये इतना ही कॉन्सेप्ट कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन इसी को आधार बना करके जमीयत उलेमा हिंद या हलाल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ऐसे कुछ संस्थाएं बन गई और इन संस्थाओं ने मुस्लिमों को प्रेशराइज करना चालू किया कि आप बाजार से कोई भी चीज परचेस करोगे तो वो हलाल सर्टिफाई होनी चाहिए। यदि वो हलाल सर्टिफाई है तो ही आपने लेना है। अब कंपनीज को था कि भाई हमें हलाल कहाँ से ये मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका सर्टिफिकेशन हम देंगे। तो जमीयत उलेमा हिंद से लेकर के ये सारी संस्थाएं सर्टिफिकेशन, अब ये फ्री में तो नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेशन, इसके लिए आपको 60,000 45,000 फीस देनी पड़ती है और जिसके द्वारा वो अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। और ये जो चल रहा है कि आज नेल पेंट से लेकर के बालों में लगाने वाला शैम्पू है, साबुन है, इवन डाइपर्स है, पानी है, ये सारा हलाल सर्टिफाई हो गया। भाई ये जब आपके किताब में कहीं पर लिखा हुआ नहीं तो ये हलाल कहाँ से हो गया? आपको किसने अधिकार दिया इन सब चीज़ों को हलाल बताने का? लेकिन इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और ये एक अलग, भारत में वास्तविकता में देखा जाए तो FSSAI छोड़ करके और किसी को भी सर्टिफाई करने का अधिकार नहीं है। किसी भी देश में कोई भी सर्टिफिकेशन देने का अधिकार सरकार को होता है। भारत में FSSAI का सर्टिफिकेशन होने के बाद, यानी वो प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, ये तय भारत सरकार करता है। उसके बाद वो हलाल है या नहीं, ये अलग से सर्टिफिकेशन होता है और ये मुस्लिम संगठनाएं करती है जो अलग से पैसा चार्ज करती है। तो इस माध्यम से जो ये एक चल रहा है, अब ये जब प्रारंभ हुआ और लोगों से विरोध नहीं हुआ तो धीरे धीरे इन्होंने अपने नए रूल्स लाना चालू कर दिए। अब जैसे लास्ट ईयर उन्होंने नया रूल ये किया कि जिस फैक्ट्री को हलाल सर्टिफिकेशन लेना है उसको पहले हमारे द्वारा ट्रेन किया हुआ हलाल इंस्पेक्टर अपनी फैक्ट्री में रखने होंगे। तो 2 मुसलमानों को जो हलाल इंस्पेक्टर के रूप में आपके फैक्ट्री में काम करेंगे। अरे भाई, भारत में रिलीजन बेस्ड वर्किंग कहां से आ गया? तो जब संविधान सबको एक बराबर सुविधा देता है तो ये रिलीजन बेस्ड आपका फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन ये फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट उन्होंने चालू किया कि जब तक वहां पर हलाल इंस्पेक्टर नहीं होगा आपको हलाल सर्टिफिकेट नहीं। तो क्या इसी प्रकार से होता रहेगा? तो इसलिए हमने इसका विरोध किया और मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत का पहला राज्य है कि जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया गया और इसी बात को आगे दोहराने की आवश्यकता है। अन्य राज्य भी आज तैयार है। सिर्फ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जो याचिका की है, मुझे लगता है इसका रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे राज्यों में इसको आगे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी फिर याद आया मुझे एक फिल्म का, जो कि कन्हैया लाल के हत्याकांड पर बनी। उस फिल्म पर रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा कि आरोपियों को तो बरी कर दिया, जबकि उन्होंने लाइव टीवी पर मर्डर कर दिया था। अब जब फिल्म लाई जा रही तो आप उसको ही बैन कर दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो आप फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ये इस देश में हिंदुओं को है या नहीं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी बात इस्लाम से संबंधित आती है तो हर जगह पर उसको रोक लगा दी जाती है, उसको रोका जाता है। बीच में एक ईसाइयत के बारे में कोई बाइबल का रेफरेंस लेकर के आ गया, उस फिल्म के ऊपर रोक लगाएगी, शॉर्ट को कट करना पड़ा। इवन MF हुसैन ने एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर उसने कुरान का एक ये लिया था, कोई शब्द उपयोग किया था,
तो उसको उससे निकालना पड़ा। तो ये हर जगह पर हम देख रहे हैं कि ये हर जगह पर से, और आए दिन अब वही जानकी नाम से फिल्म आई, हिंदुओं ने विरोध किया, फिल्म चली, फिर उसके बाद में कई सारे हमारे हिंदू देवताओं के बारे में वहाँ पर कहा जाता है नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है नहीं दंगे होंगे। अरे भाई दंगे क्यों होंगे? जो आज मुस्लिम संगठन है उनसे तो सवाल पूछना चाहिए कि भारत में संविधान है, आप हर जगह पर कहते हैं कि नहीं संविधान ने हमको इतनी सारी सुविधाएं दी है, तो ये संविधान आपको दंगा करने का अधिकार कहाँ देता है? आप चर्चा कीजिए, कोर्ट में जाइए, लेकिन वो छोड़ करके हर जगह पर, आज ही मेरे पास अभी महाराष्ट्र का मेमोरेंडम आया है कि महाराष्ट्र में उन्होंने कहा है कि ये फिल्म आएगी तो मुसलमानों की भावना आहत हो सकती है और दंगे हो सकते हैं। भाई दंगे क्यों हो सकते हैं? आपकी भावना आहत, आपकी कोई स्पेशल भावना है क्या इसमें कि उससे दंगे ही होंगे? तो ये जो है एक डर का माहौल जो है, इसमें फ्रीडम कैसे हो सकता है? तो ये जो चीजें हैं कि फिल्म के डायरेक्टर्स को, बीच में भी एक फिल्म आई थी तो अन्नू कपूर थे उसमें, तो उसके अंदर भी उन्होंने, वो शायद तलाक के ऊपर थी, तो ट्रिपल तलाक के ऊपर थी, तो उसमें भी उनको धमकी दे दी गई कि आपका सर तन से जुदा करेंगे। तो सर तन से जुदा हेट स्पीच नहीं है, सर तन से जुदा की धमकी भारत के संविधान के विरुद्ध नहीं है। तो मुझे ये प्रश्न है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक लगाने से मना कर दिया तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने रोक लगाया। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है वहां हाई कोर्ट क्यों सुन रहा है? और हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, जब सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने उसमें कट सुनाए थे, जब हमने ऐसे ही कई फिल्मों के विरुद्ध में जब आए थे तो कोर्ट ने कहा आप कौन होते हैं? एम.एफ. हुसैन के हमारे देवताओं के नंगे नंगे चित्र थे, भारत माता का नग्न चित्र उसने निकाला, तो हमें बताया गया कि नहीं इनको तो आर्ट नहीं समझ में आता है क्योंकि ये तो दंगा करने वाले हिंदुत्ववादी है, तो हमें आर्ट नहीं समझ में आता है, और मुसलमानों को आर्ट बहुत समझ में आता है। ये कहां से बात आती है? आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, संविधान की बात की, तो अभी संविधान को लेकर हाल फिलहाल में चर्चा थी सेकुलर शब्द को लेकर, और इस पर विचार विमर्श करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने बोल दिया। आपको लगता है सेकुलर शब्द पर बातचीत होनी चाहिए, हटाया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए? इस पर मेरा काफ़ी रिसर्च है और इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा है। इसमें मुझे लगता है कि एक बात जो है, जो अन्य तो बहुत सारे अधिवक्ता है उन्होंने बोली है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूँगा, मैं एक अलग पहलू आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्रोफेसर के.टी. शाह जिन्होंने सेक्युलर शब्द का आग्रह किया था संविधान सभा में, 3 बार उन्होंने इस प्रस्ताव को लाया था, तीनों बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा नेहरू ने उसको मना किया था कि हम इस शब्द को नहीं लाएंगे। बेसिकली प्रोफेसर के.टी. शाह खुद सोशलिस्ट थे और उसके लिए उनको सोशलिस्ट शब्द उसमें लाना था, सोशलिज्म शब्द लाना था, और दूसरा ये था कि उनके मन में ये भय था कि 1947 में जो दंगे हुए हैं या जिस हालात में वहाँ के हिंदू भारत में आए हैं, हिंदू मेजॉरिटी प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो सकते हैं, जबकि वास्तविकता में पूरे विश्व में यहूदी या पारसी जो भी भारत में कभी उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुए। लेकिन ये जब बात वहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि सेक्युलर इसलिए बनाना है क्योंकि हिंदू धर्म को यदि हम बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटी मुसलमानों पर अत्याचार होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू आए वो पाकिस्तान से अन्य बहुत सारी त्रासदियों से आए हैं, तो मन में गुस्सा है उनकी। तो ये सोच करके वो सेक्युलर शब्द को बढ़ावा कर रहे थे। तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं हम तो नास्तिकता की तरफ जाने वाला सेक्युलर शब्द नहीं लाएंगे इसमें, तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कीजिए। इस कारण से भारत के संविधान में आर्टिकल 26 to 31 आ गए, जिसके अंदर माइनॉरिटी को विशेष अधिकार आ गए, माइनॉरिटी के स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए, माइनॉरिटी के स्पेशल प्रावधान आ गए, माइनॉरिटी के स्पेशल अपनी सुविधाएं आ गई, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई। अब मेरा सवाल ये है कि जब 1950 में संविधान बना तो उसके अंदर सेक्युलर शब्द नहीं था, माइनॉरिटी था, और माइनॉरिटीज को विशेष अधिकार उसके अंदर दिए गए। अब बात यह आती है कि उसके बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि ये देश जो है वो सेक्युलर है। सेक्युलर का अर्थ क्या होता है कि किसी भी धर्म को लेकर के देश नहीं चलेगा, कोई भी नियम बनेगा तो वो किसी धर्म को लेकर के नहीं बनेगा, सेक्युलर होगा वो। और
उसी के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर के 30 जो है वो मुसलमान को कहता है कि इसको मदरसा बनाने की अनुमति है, वहाँ पर कुरान सिखाने की अनुमति है, कुरान पढ़ाने वाले मौलाना को सैलरी देने की अनुमति है, आप कॉन्वेंट में जाएंगे तो बाइबल सिखाने की अनुमति है, उस फादर को सैलरी देने की अनुमति है। अरे भाई ये कहाँ से हो गया? आपने प्रावधान जब प्रियम्बल जब हो गया, उसका जो प्रस्तावना हुई उसके अंदर तो बोला ये देश सेक्युलर है, तो फिर माइनॉरिटी किसके आधार पर आपने तय किए? धर्म के आधार पर ही तो तय किए, मजहब के आधार पर तो तय किए। तो जब मजहब के आधार पर माइनॉरिटी तय हुई, एक तो देश सेक्युलर हो सकता है या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिफरेंस करने वाला हो सकता है। आपने यहां पर तय किया मेजॉरिटी हिंदू है क्योंकि हिंदू अधिक दिखते हैं, यहां पर माइनॉरिटी मुसलमान है, ईसाई है, यहां पर आज तो उन्होंने जैन और सिखों को भी उसके अंदर जोड़ दिया। तो वो कह रहे कि नहीं ये माइनॉरिटीज है क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। ये आधार किसका है? धर्म के आधार पर आपने तय किए हैं। तो फिर संविधान का या तो सेक्युलर शब्द रहना चाहिए या आर्टिकल 25 से 30 रहने चाहिए। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ यह है, आप या तो संविधान को सेक्युलर घोषित कर सकते हैं या तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको यदि सेक्युलर शब्द रखना है तो आर्टिकल 25 से 30 पूरे आपको निकालने पड़ेंगे, नहीं तो संविधान यानी उसका फ्रंट कवर अलग है और अंदर लिखा हुआ अलग है। अंदर तो सारे धर्मों को आप सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए अलग नियम बना रहे, उसके लिए अलग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन रही है, उसके लिए माइनॉरिटी बजट बन रहा है। भाई ये सारा धर्म के आधार पर ही तो कर रहे हैं आप, तो फिर सेक्युलर कहां से हो गया देश? इसलिए जो डिबेट है वो वास्तविक है और उसको हमें इस एंगल से सोच करके या तो देश को सेक्युलर रखो या तो धर्म के आधार पर रखो। दोनों चीजें आज यहाँ पर, यानी सेक्युलर बोल करके भी मुसलमानों को ही बेनिफिट है, आर्टिकल 25 से 30 लेकर के भी मुसलमानों को ही, तो हिंदुओं को मिला क्या इस देश में? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। बाकी आप लोगों को क्या सवाल है, आप लोगों की बताइएगा। फिलहाल रमेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी और दिन किसी और शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा मैं। नमस्कार।